हे हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट रविचंद्र हियर। वेलकम यू ऑल ऑन समर्थ एशियन जुडिशरी। देखिए, लीगल करंट अफेयर्स की वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और एक बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो पे आज बात करेंगे जिसका नाम है सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसको फेमसली कहा जाता है सेम सेक्स मैरिज या समलैंगिक विवाह, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है पिछले 2-3 महीनों में। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका डीजीएस मेंस में या किसी भी जुडिशरी के मेंस में, यूपीएससी के मेंस में, कि आखिर ये जो जजमेंट आया है ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है। लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में हमने बात पिछले वीडियो में भी करी थी, वो कैसे निकल के आता है बाहर। तो बहुत आराम से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या बातें रखी गई थी, क्या सबमिशंस हुए थे, बहुत डिटेल्ड वीडियो बनेगी। ये 2-3 वीडियोस लगेंगे क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो एक सिंगल वीडियो में अगर मैं कवर कर दूंगा तो आपको कभी भी समझ भी नहीं आएगा कि एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के सामने बातें रखी क्या गई थी। ठीक है, दिस इज समर्थ एशियन जुडिशरी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों को बताइए दैट समवन इज डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो आपका प्यार बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए, सुप्रियो @ सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रिस्पोंडेंट और पिटीशन आपको समझ में आ गया। रिट पिटीशन है ये, सिविल नंबर आपको जो भी वो दिख रहा है। पिछले 2-3 महीने पहले अगर आपने देखा होगा ढंग से, तो सुप्रीम कोर्ट्स LGBTQIA+ राइट्स वर्डिक्ट इग्नाइट्स डिबेट ऑन जस्टिस एंड इक्वालिटी। जस्टिस वर्सेज इक्वालिटी, ये जो टर्म है ना, ये बहुत सारे न्यूज़पेपर के हेडलाइंस बने जब ये जजमेंट आई थी। क्या हुआ था, कारण क्या था, उस चीज को समझेंगे। अगर आपको याद हो 2-3 महीने पहले नवंबर के टाइम पे कि काफी सारे लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सेम सेक्स मैरिज है उसको ना कह दिया, तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ सेम सेक्स मैरिज की बात करी। इस पूरे जजमेंट को अगर आप पढ़ोगे तो ना करीब 350-400 पेज का जजमेंट है। मैंने इसको काफी डिटेल देखा भी है, समझा भी है। इसमें सिर्फ सेम सेक्स मैरिज के ऊपर बात नहीं हुई थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसके बारे में बात करी गई थी, कुछ वायलेंस के बारे में भी बात करी गई थी। तो एक सिर्फ सेम सेक्स मैरिज के ऊपर इस चीज को हम रिसिस्ट करके, मतलब इनको रोक के रख देंगे तो सही नहीं होगा। तो हम, मेरे हिसाब से मुझे लगता है इसको डिटेल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्या बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लीड की गई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ रिलीफ जो इस केस में इनके द्वारा बोला गया था पिटिशनर्स के द्वारा, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन जिन्होंने कहा, LGBTQ आपको समझ में आता है, कम्युनिटी, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल और क्यूयर कम्युनिटी क्या होती है। इन्होंने कहा LGBTQ पर्सन्स हैव अ राइट टू मैरी of a person of their choice regardless of religion, gender and sexual orientation। इन्होंने पहला पॉइंट रखा कि भाई साहब ऐसा है ना कि हम चाहते हैं कि LGBTQ कम्युनिटी के पास भी एक राइट हो। कैसा राइट हो? शादी करने का। किसी भी पर्सन को, जेंडर न्यूट्रल की बात कर रहे हैं ये ध्यान रखना आप, किसी भी पर्सन से शादी करने को कह रहे हैं, एक्सेप्ट इनको ना किसी रिलीजन की जरूरत है, ना किसी जेंडर की, और ना ही किसी सेक्सुअल ओरिएंटेशन की। इफ आई वांट टू मैरी एनी पर्सन, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई रोकेगा नहीं, कोई कानून रोकेगा नहीं। उसको वैलिडेशन मांगने की ये बात कर रहे हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। चमका। सेकंड पॉइंट कहा इन्होंने, द SMA जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, जो आपको शादी को लीगलाइज करती है, वैलिडेट करती है, इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15, 19, 21 एंड 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द सोलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज बिटवीन सेम सेक्स, जेंडर नॉन कन्फॉर्मिंग और LGBTQ कपल्स। इन्होंने दूसरा पॉइंट कहा कि सर देखो, ऐसा है कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इन तमाम आर्टिकल्स का वायलेशन करता है। राइट टू इक्वालिटी का, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को कहीं ना कहीं खराब करता है, जो आपका रिलीजन को, कॉन्शियस या प्रोफेशन का जो आपका राइट है वो रोकता है, फ्रीडम को आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आपको कहीं ना कहीं वायलेशन करता है। ये बात इन्होंने कही। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ना, वो आपके जो मैरिज का सोलेमनाइजेशन है वो सेम सेक्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता। यही बात इन्होंने कही। आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस रखे गए थे। एक क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूं 2-3 वीडियो लगेगा। अगर सिर्फ मैं आपको डायरेक्शंस बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, तो कभी पता ही नहीं चलेगा कि आखिर इनके सामने बोला क्या गया था, इनका मुद्दा क्या था। सिर्फ सेम सेक्स मैरिज अलाउड नहीं है कह देना, तो ये तो बहुत ही फिर कंसाइज जजमेंट हो गई ना, फिर 400 पेज के जजमेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो आगे कहता है क्वेश्चन, इन्होंने और जो क्वेश्चन रखे, दैट अ स्पेशल मैरिज एक्ट अप्लाइज टू एनी 2 persons who seek to get married regardless of their gender identity and sexual orientation। इन्होंने कहा कि सर ऐसे में जो होना चाहिए ना, वो सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि 2 बंदा अगर शादी करना चाहता है, चाहे लड़का हो, लड़की हो, चाहे जो भी हो, लड़का लड़की, चाहे जो भी शादी करना चाहते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर आइडेंटिटी एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, उनको शादी करने का अधिकार होना चाहिए। ये बात इन्होंने कही। आगे क्या कहा, ये जो वर्ड्स हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी, इसको हटा करके पार्टी या स्पाउस कर देना चाहिए। पार्टी या स्पाउस कर देना, इस बात को दिमाग में रखना कि पति पत्नी शब्द जो है उसको हटा करके पार्टी 1 पार्टी 2 कर दो, स्पाउस 1 स्पाउस 2 कर दो, या स्पाउसेस ऑफ ईच अदर कर दो, या कोई भी ऐसा वर्ड
जो जेंडर स्पेसिफिक नहीं, मतलब जेंडर स्पेसिफिक है उसको जेंडर न्यूट्रल कर दो। इन्होंने इसी बात रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने। आगे क्या कहा, जितने भी राइट्स, इंटाइटलमेंट्स और बेनिफिट जो स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ इंसरिंड होते हैं वो LGBTQ पर्सन्स को भी मिलना चाहिए, ये बात इन्होंने आगे कही। कुछ और क्वेश्चंस रखा, जैसे सेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 46 ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट जो रिक्वायरमेंट्स बताता है कि पब्लिक नोटिस आपको देना पड़ेगा मैरिज रजिस्ट्रार में शादी करने से पहले। अगर आप इंटरफेथ या इंटरकास्ट शादी कर रहे हो तो आपको एक मैरिज जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहां पे जाके आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, और कोई भी बंदा जाकर के, कोई भी इंसान जाकर के आपकी शादी को ऑब्जेक्ट कर सकता है। ये कहीं ना कहीं जो है आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का वायलेशन करता है। ये तो मैं भी मानता हूं, मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे तो इसके साथ तो मैं भी अग्री करता हूं पूरा, क्योंकि ये बिल्कुल वायलेशन है। हाउ कोई कैसे मेरे शादी को वैलिडेट वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट कर सकता है, जिसको कोई मतलब ही नहीं है, जस्ट बिकॉज मैं उसके इंटरकास्ट में शादी कर रहा हूँ, इंटरफेथ में शादी कर रहा हूँ। तो इसको तो मैं भी बिल्कुल जेन्युइनली अपनी कमेंट दे सकता हूँ यहाँ पे। आगे, द वैलिडिटी ऑफ मैरिजेज already solemnized or registered under the SMA will not be jeopardized if one spouse transitions to their self determined gender identity। इन्होंने कहा कि चलो हमने शादी कर ली, पर हम उसके बाद अगर अपनी आइडेंटिटी बदलना चाहते हैं कि चलो मैं लड़की थी अब मैं अपने आप को लड़का मानता हूँ या फिर जो भी है, तो कोई मुझे अपनी शादी इनवैलिडेट नहीं कर सकता। ये नहीं कह सकता कि आपकी शादी फिर SMA के साथ वैलिड नहीं है। ये बात इन्होंने कही। आगे क्वेश्चन देखो, रेगुलेशंस 5(2)(a) एंड रेगुलेशन 5(3) ऑफ द शेड्यूल 2, 3 एंड 6 ऑफ द एडॉप्शन ऑफ जो आपका JJ एक्ट है, जो भी एडॉप्शन का रूल है इंडिया में, वो LGBTQ कपल्स को अडॉप्ट करने का पावर नहीं देता। ये कहीं ना कहीं वायलेशन है उनके फंडामेंटल राइट्स का। आगे उन्होंने कहा कि जो फ्रेजेस हैं मेल एप्लीकेंट और फीमेल एप्लीकेंट, जो आप एडॉप्शन करने जाओगे या फिर जब शादी वादी करते हो ना, तो उसमें मेल एप्लीकेंट या फीमेल एप्लीकेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको हटा करके आप क्या कर दो, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट 1, प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट 2। ये बात इन्होंने करी। ठीक है, आगे देखते हैं। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट कहीं ना कहीं डिस्टिंग्विश नहीं करता। इन्होंने कहा कि सर जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का कहता है कि कंडीशंस क्या होंगी शादी के, आपस पिंडाज रिलेशनशिप में नहीं होने चाहिए, हिंदू होने चाहिए, बाय ब्लड कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, 21 साल और 18 साल आपका एज होना चाहिए लड़का और लड़की रिस्पेक्टिवली। तो ये सारी बातें जो सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट आप देख लेना, ये सारी बातें लिखी हैं वहाँ पे। वो कहीं से भी ये नहीं कहता कि होमोसेक्सुअल की शादी का कॉन्सेप्ट अलग होगा और हेटेरोसेक्सुअल कपल्स की शादी का अलग होगा। सेक्शन 5 सिंपली कहता है कि दो हिंदू आपस में शादी कर सकते, सिंपल। कहीं से भी वो ये नहीं कहता कि आप भाई हेटेरोसेक्सुअल हो कि होमोसेक्सुअल हो, वो सिर्फ हिंदू की बात करता है। अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के साथ शादी कर सकते हो। तो कहीं से भी ये अलग अलग बर्ताव नहीं करता। ये बात इन्होंने रखी सेक्शन 5 की बातों को। आगे कहा कि सर LGBTQ पर्सन्स हैव अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू चोजन फैमिली। सर हमारे पास भी अधिकार है कि हमारी भी अपनी फैमिली होनी चाहिए। फैमिली मतलब मैं, मेरी पत्नी या मेरा पति, मेरे बच्चे, ये मेरी एक फैमिली होनी चाहिए। in lieu of next of kin under all laws as an intrinsic part of their right to a dignified life under Article 21। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर जो राइट टू डिग्निटी की जो लाइफ होती है, आपकी जो फंडामेंटल राइट है, उसमें हमारी अपनी चोजन फैमिली होनी चाहिए। ये बात इन्होंने रखी। आगे कहा कि सर स्टेट गवर्नमेंट को सारे मेजर्स लेने चाहिए, प्यूनिटिव, रिमेडियल, प्रोटेक्टिव, प्रिवेंटिव, ताकि हमें भी प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे गरिमागिरी करके कॉन्सेप्ट है वो ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी और LGBTQ कम्युनिटी के लिए भी होना चाहिए। ये बात इन्होंने रखी। आगे देखते हैं सर, ये जो SMA के तहत या फिर जो भी रूल्स रेगुलेशंस में ब्राइड ग्रूम और ब्राइड का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको हटाओ, आप इसको जेंडर न्यूट्रल करो। दूल्हा दुल्हन का जो कॉन्सेप्ट है इसको अलग करो, इसको उन्होंने बोला जेंडर न्यूट्रल कर देना चाहिए। ये बात इन्होंने मांगी। आगे कहा ऑल मैरिजेस बिटवीन कपल्स इन विच ईदर वन और बोथ पार्टनर्स आर ट्रांसजेंडर्स और जेंडर नॉन कन्फर्मिंग और हु अदरवाइज डू नॉट आइडेंटिफाई विद द सेक्स assigned to them at birth may be solemnized under matrimonial statute regardless of their gender identity and sexual orientation। मुझे जन्म के समय क्या लड़का बोला गया, लड़की बोला गया, मुझे वो नहीं पता। एक टाइम के बाद, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब मैं अपने आप को अलग आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज करता हूँ एज ए जेंडर या करती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए शादी करने में। मुझे मान लो बचपन से मुझे बोला गया लड़की हूँ, मैं जेन्युइनली आपको लड़की बोला गया आप लड़की हो, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू योरसेल्फ रिकॉग्नाइज एज अ मैन, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है शादी करने से। ये बात इन्होंने कुछ ऐसे करके कहा। आगे देखते हैं। इसके अलावा कहा कि इन एडिशन द पिटिशनर्स हैव साउट डायरेक्शंस टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस अथॉरिटीज टू अडॉप्ट एंड फॉलो अ प्रोटोकॉल इन केसेस विच कंसर्न एडल्ट कंसेंटिंग LGBTQ पर्सन्स, जिनको प्रोटेक्शन दिया जाए उनकी फैमिली के। मान लो अगेंस्ट हो जाती हैं फैमिली, कई बार उनको प्रोटेक्शन नहीं दे पाते हैं या फिर उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो पुलिस प्रोटेक्शन उनको दे। ये बात इन्होंने कही। अब आपको समझ में आया क्वेश्चंस क्या रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। ये सारे PDF से मैं बता रहा हूँ जजमेंट के। ये सारे क्वेश्चंस आपको दिमाग में रखने कि सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट जो अपना दिया है वो इन सारे क्वेश्चंस के बेसिस पे ही दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो इस पूरे केस का बैकग्राउंड को समझो एक बार।
आपको याद होगा नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक बहुत फेमस केस आया था कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी जो अननेचुरल सेक्स की बात करता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है किस एक्सटेंट तक, जहां तक वो क्रिमिनलाइज करता है कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज बाय द एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी विंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सीधे कहा कि वो आप जो ये सेक्सुअल कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्टिविटीज होती हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बीच में जिसको अननेचुरल सेक्स माना जा रहा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है बहुत पहले। इसी के बैकग्राउंड में जाकर के केस नहीं बनी कि सर सेम सेक्स मैरिज भी तो होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू हैव अ यूनियन आपका अधिकार है। आप ठीक है, आपको कोई भाई रोक नहीं सकता। सेक्सुअल प्राइवेसी की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें करी कि सेक्सुअल प्राइवेसी इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है। आपके पास अधिकार है कि भैया आप अपने मनपसंद लड़के या लड़की या फिर जो भी हो आप उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हो। इट विल नॉट अमाउंट टू अननेचुरल सेक्स। 377 अननेचुरल सेक्स जो होता है उसकी बात कर रहा है वो कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमने आपकी यूनियन को तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि आप लोग साथ में रह सकते हो और सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हो, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। आगे, दिस कोर्ट बेंट बियॉन्ड डिक्रिमिनलाइजिंग द सेक्सुअल ऑफेंस, इट रिकॉग्नाइज दैट पर्सन्स फाइंड लव एंड कंपेनियनशिप इन पर्सन्स ऑफ द सेम जेंडर, protected the class against discriminatory behavior and recognized the duty of the state to end the discrimination faced by the queer community। जो उनको डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने का जिम्मेदारी किसको दी गई? स्टेट को दी गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सोसाइटल वायलेंस LGBTQIA+ कम्युनिटी के खिलाफ ये बहुत टेंशन वाली बात है कि जजमेंट देने के बाद भी उनके खिलाफ सोसाइटल वायलेंसेज होते हैं। कहाँ पे देखो, स्कूलों में, शिक्षण संस्थानों में अगर मैं बात करूँ, एक डेटा कहता है कि सबसे ज़्यादा जो उनको है वो पुलिस ऑफिशियल्स के सामने करना पड़ता है, स्टेट ऑफिशियल्स के सामने करना पड़ता है। एक डेटा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में पुट किया हुआ है डेटा। उसके अलावा नौकरियों में उनको प्रॉब्लम्स होती हैं, समाज में प्रॉब्लम होता है, सड़कों में प्रॉब्लम होता है, फैमिली में प्रॉब्लम होता है। तो हर जगह जो मोरालिटी की बात होती है ना, सोशल मोरालिटी की, वो कहीं ना कहीं उनको बहुत डिस्टर्ब करती है। कोई भी उनको सपोर्ट में नहीं मिलता। ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। अगर आप ध्यान से देखना तो बैकग्राउंड ऑफ द जजमेंट का जो पेज है उसमें बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है सोसाइटल वायलेंस वाली बातों में। तो ये तो कहीं ना कहीं सच्चाई बात है। तो आप और हम भी इस बात से एग्री करेंगे। आगे देखते हैं। तो बैकग्राउंड समझ में आया केस का क्या था। अब देखो, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर एडवोकेट जैसे अभिषेक मनु सिंह भी थे, उसके अलावा बहुत सारे मुकुल रोहतगी साहब थे, यूनियन ऑफ इंडिया को सॉलिसिटर जनरल जो हैं आपके तुषार मेहता साहब वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, कपिल सिब्बल साहब। तो कुछ उनके जो सबमिशन है उस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीनियर एडवोकेट्स क्या सबमिट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा मैरिज इज नॉट सिंपली अ बेनिफिट ऑफ प्रिविलेज। मैरिज यार सिर्फ कोई बेनिफिट ऑफ प्रिविलेज की बात नहीं है, रादर इट फॉर्म्स द वेरी बेसिस ऑफ कपल्स एबिलिटी टू फुली पार्टिसिपेट इन सोसाइटी। मैरिज इज सोर्स ऑफ सोशल वैलिडेशन। देखो, मैरिज का कॉन्सेप्ट डेफिनेशन ये होता है कि सोशल वैलिडेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप। सिंपली अगर मैं कहूँ तो सोसाइटी उस चीज़ को वैलिडेट कर रही है। डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, फुलफिलमेंट, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें जो है एंड अदर लीगल एंड सिविल बेनिफिट्स एक मैरिज से ड्रॉ होती है। मैरिज एक कोई बेनिफिट और प्रिविलेज की बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये बात अभिषेक मनु सिंह साहब ने कहा था। आगे देखें, द एक्सक्लूजन ऑफ पिटिशनर्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल मैरिज अंडर SMA 1954 इज inconsistent with the very object of the law, that is to facilitate any marriage between two Indians irrespective of caste, creed और religion। देखो, जब आप इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, इंटरफेथ शादी करते हो ना, तो ऐसे में आपको अलाउ करता है कि अगर आप इंडियन हो तो आप शादी कर सकते हो, चाहे किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी रिलीजन को, कोई दिक्कत नहीं है। एनी क्रीड, एनी कास्ट, एनी रिलीजन, आप SMA के तहत जाके अपनी शादी वैलिडेट करवा सकते हो, आपको लीगलिटी मिलती है। पर वही मैरिज रजिस्ट्रार के सामने आपको जो एक टाइम पीरियड के लिए 30 दिन का, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आपको उसमें नोटिस देना पड़ता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं इन्होंने चैलेंज करी थी। तो लोगों ने कहा कि ये जो SMA कहता है उसका तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया ना, यार वो तो कह रहा है कि यार किसी भी कास्ट को तो सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात ही नहीं कर रहा। तो कहीं से भी SMA अगर आप ध्यान से देखो ना, हिंदू मैरिज एक्ट, वो ये नहीं कहता कि दो लोग जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन में डिफरेंट है वो शादी नहीं कर सकते, पर उनको वैलिडेशन नहीं दी जाती। ये दिक्कत है। ये बात को उन्होंने चैलेंज करी। फॉरेन मैरिज एक्ट को भी उन्होंने चैलेंज करा। अब देखो, तुषार मेहता साहब जो यूनियन ऑफ इंडिया को अपीयर हो रहे थे उनके अगेंस्ट, उनके साथ में, उनके सपोर्ट में, उन्होंने क्या कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि यूनियन ऑफ इंडिया का क्या एक्चुअली में मानना है। उन्होंने कहा कि सर देखो ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से भी राइट टू मैरी को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है। एन एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन सेक्सुअलिटी इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप अपनी पर्सन की सेक्सुअलिटी का जो एक्सप्रेशन, आप कहो तो लड़का हो, आप कहो तो लड़की हो, वो प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 19(1) के अंदर। हाउएवर, मैरिज कैन नॉट बी ट्रेस्ड टू द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और टू द राइट ऑफ फॉर्म यूनियंस अंडर आर्टिकल 19(1)(c)। पर सेक्सुअलिटी को रिकॉग्नाइज करना, कहीं से भी आपको शादी करने का अधिकार, राइट टू
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नहीं माना जाएगा पार्ट की सर मेरे को जिसे शादी करनी मैं करूंगा क्योंकि मेरा राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये नहीं मान सकते। या फिर आपका जो सिविल यूनियन है उसको नहीं मान सकते आर्टिकल 19(1)(c) के तहत, ये बात इन्होंने कही। और क्या कहा, मैरिज का सर मैरिज जो है ना वो क्रिएशन ऑफ स्टैचू का काम है, कोर्ट का काम नहीं है, ये तो पार्लियामेंट का काम है, लेजिस्लेचर का काम है। क्यों? एंट्री 5 ऑफ द लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट का एंट्री 5 कहता है कि मैरिज का जो कानून बनाने का अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इसमें ये कहां से आ गई, कोर्ट कहां से आ गई, कोर्ट का तो अधिकार ही नहीं है। और उन्होंने कहा सर हमारे पास अधिकार, हमारे इन द सेंस कि पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास अधिकार है कि हम वो डायरेक्शंस इशू करेंगे, हम वो कंडीशंस लेट डाउन करेंगे कि आप किस कंडीशंस में शादी कर सकते हो, ये बात इन्होंने कहा। जैसे सर सेक्शन 5 हिंदू मैरिज एक्ट का कहता है कि सर बाईगेमी वाले जिसकी पति पत्नी में से कोई एक जिंदा हो तो वो शादी नहीं कर सकता, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सर्टेन एज तक नहीं जाते हो तो आप शादी नहीं कर सकते। उसके अलावा आपके जो एबल कंसेंट, शादी करने का जो कंसेंट हो, आप इनसेन नहीं हो, आप पागल नहीं हो, आप वैलिड कंसेंट दे सकते अपनी शादी के लिए, इसकी बात करी गई है। और जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, जैसे मैंने आपको बात करी थी, अस्पिंदा रिलेशनशिप की बात करी थी, उसमें नहीं होगे तो ये कंडीशंस तो हमारा काम है ना पुट करना, लेजिस्लेचर का काम है, कोर्ट का तो काम नहीं है, ये बात इन्होंने कही। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा, सर स्टेट कहीं से भी अंडर ऑब्लिगेशन नहीं है। इन्होंने कहा कि जो स्टेट है इज नॉट एन अंडर ऑब्लिगेशन टू ग्रांट लीगल रिकॉग्निशन टू एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, द स्टेट ओनली रिकॉग्नाइजेज रिलेशनशिप्स व्हेन देयर एग्जिस्ट अ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। इस चीज को समझो, एक लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट होगा उसी रिलेशनशिप को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जैसे द स्टेट हैज अ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इन लीगली रिकॉग्नाइजिंग हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स फॉर द सस्टेनेंस ऑफ सोसाइटी। आगे कहता है कि द स्टेट हैज अ लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट इन लीगली रिकॉग्नाइजिंग हेटेरोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स फॉर द सस्टेनेंस ऑफ सोसाइटी। सर स्टेट का इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैरिज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक इंडिविजुअल की इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट दोनों मैटर करते हैं, तो ज्यादा इन्होंने स्टेट इंटरेस्ट की तरफ बात कही तुषार मेहता साहब ने। आगे कहते हैं, आफ्टर द डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, जब होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया आपने नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, तो हमने इन द सेंस लेजिस्लेचर ने भी इस बात को माना कि LGBTQIA+ कम्युनिटी के पास अधिकार है कि वो अपने मनपसंद पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर राइट टू हैव अ सेक्सुअल एक्टिविटी आपको राइट टू मैरी का अधिकार नहीं देता है। और एट द सेम टाइम मैरिज कहीं, मतलब ये जो जजमेंट है वो कहीं से भी ये अधिकार या फिर एक तरीके से मैं कहूँ ड्यूटी कास्ट नहीं करता है लेजिस्लेचर के पास या लेजिस्लेचर के ऊपर कि आपको उनको मैरिज जो लीगलाइजेशन ऑफ मैरिज है उसको भी मानना पड़ेगा, ठीक है। आप राइट टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप, जो आपकी होमोसेक्सुअलिटी को आपने डिक्रिमिनलाइज कर, उस बात को मानते हैं, पर राइट टू मैरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आगे कहते हैं ये, द कोर्ट्स डू नॉट हैव द पावर टू डिसाइड इफ लीगल रिकॉग्निशन कैन बी ग्रांटेड टू अ यूनियन ऑफ नॉन हेटेरोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स। आप देखना एक वर्ड देखना इनकी बार इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, नॉन हेटेरोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल वर्ड इन्होंने नहीं यूज किया है तुषार मेहता साहब अपने सारे आर्गुमेंट्स में, नॉन हेटेरोसेक्सुअल इंडिविजुअल्स की इन्होंने बात करी है। आगे कहा, दिस इज एन इशू विच मस्ट नेसेसरली बी डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर बीइंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन, क्योंकि जनता ने चुना है अपने प्रतिनिधि को तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि स्टेट इंटरेस्ट में, क्योंकि इस तरह की अगर शादी को आप वैलिडेट करते हो तो एक लार्जर कम्युनिटी, एक लार्जर स्टेट इंटरेस्ट को हैम्पर करेगी, ये कहना चाह रहे थे ये। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है, स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ ना हो, किसकी बनती है, लेजिस्लेचर की बनती है, क्योंकि जनता ने चुन के हमें भेजा है, कोर्ट को तो नहीं भेजा है। तो ये बात ये कह रहे थे। आगे कहते हैं, सर अगर ऐसा कुछ होगा तो हम तो फिर पॉलीगैमी को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक तरीके से कहेंगे कि हमें भी अधिकार है अपनी मैरिज करने का, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आर्टिकल 19(1) की बात कर रहे हैं ये। आगे कहते हैं, मैरिज इज अ पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इस बात को याद रखना। इट फॉल्स इन द आउटर मोस्ट जोन ऑफ प्राइवेसी एंड इज दस ससेप्टिबल टू द हाइएस्ट डिग्री ऑफ स्टेट रेगुलेशन। सर सबसे ज्यादा रेगुलेशन किसी चीज की जरूरत है, हाइएस्ट मोड ऑफ स्टेट रेगुलेशन की बात करें तो मैरिज के चीजों के रिलेटेड है। तो आपने जो जजमेंट दिया है ना नवतेज सिंह जौहर के केस में, वो नॉन हेटेरोसेक्सुअल कपल्स के लिए वो इंटीमेट और इंटरमीडिएट जोन की बात कर रहा है। वो एक्सट्रीम जो जोन ऑफ प्राइवेसी है, जो आउटर मोस्ट जोन ऑफ प्राइवेसी होता है, दैट इज आफ्टर द मैरिज, आप जो भी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप कर रहे हो वो आउटर मोस्ट जोन ऑफ प्राइवेसी है, उस चीज को रिकॉग्निशन मानती है मैरिज। तो आपने जो जजमेंट दिया वो आउटर जोन मोस्ट ऑफ द जोन ऑफ प्राइवेसी नहीं है। देखो शादी के बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप सब अग्री कर जाएंगे, सब सारे के सारे अग्री कर जाएंगे, चाहे किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर जनरेशन के लोग हो, सब एग्री कर जाएंगे। पर शादी के पहले या फिर जिसको मैं कहूँ इंटीमेट और इंटरमीडिएट जोन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, बहुत कम लोग अग्री करेंगे। तो ये इसकी बात कर रहे हैं कि मैरिज सर वो जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेट रेगुलेशन है और हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है वो प्रोवाइड करता है, आउटर मोस्ट जोन ऑफ सेक्सुअल प्राइवेसी। आगे देखते हैं, सर फादर और मदर दोनों का सिग्निफिकेंट रोल है बच्चों को बड़ा करने में। अगर एक सेम सेक्स कपल की आप शादी कर दोगे तो या तो वो अपने पापा को मिस करेगा या तो अपनी मम्मी को मिस करेगा, और ये चीजें कि आप
आगे चल के क्या चेंज करेगा अगर आप देखो तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया था कि ये रिडक्शन होते चली जाएगी उनके अंदर जेंडर आइडेंटिटी की, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही किसी एक बंदे को मिस करके, किसी एक पर्सन को मिस करके अपनी जिंदगी को क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो ये बात इन्होंने कही कि सर ये चीज़ सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्रांटिंग लीगल रिकॉग्निशन टू नॉन हेट्रोसेक्सुअल यूनियंस वुड डाइल्यूट हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेज। हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेज का जो कॉन्सेप्ट है, लड़का लड़की का जो शादी का कॉन्सेप्ट है, उसको कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर देगा। कुछ और बात इन्होंने कही कि सर ये जो एसएमए की बात कर रहा है ना, जो लेजिस्लेटिव डिबेट्स ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द एसएमए, जब एसएमए बना था तब सब लोगों ने अग्री करके यानी सेम सेक्स मैरिज को अलग रखा है। तो फिर कोई एक्ट सिर्फ इस वजह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ प्रोविजंस हमने छोड़ दिए, इस वजह से कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है? या फिर इन्होंने बोला कि अंडर इंक्लूजन की वजह से कोई एक्ट कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है, ये बात इन्होंने कही। आगे देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है एसएमए का वो क्या है, इंटरकास्ट और इंटरफेथ यूनियंस को, हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के यूनियंस को शादी का रिकॉग्निशन देना, लीगल रिकॉग्निशन देना, ये इन्होंने बोला कि एसएमए की ऑब्जेक्टिव है इंटरफेथ और इंटरकास्ट के लोगों को और हेट्रोसेक्सुअल कपल्स होने चाहिए, इस बात को इन्होंने कहा। आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और है। फिर उन्होंने कहा कि सर ये जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जो मैंने बोला अंडर इंक्लूजन की बात कर रहे हैं ये, इसके अलावा ये जो लीनियर रिडक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव, बच्चे शुरू से ही एक, जिसको आप क्या करोगे, जैसे मम्मी हो तो आप पापा को मिस करोगे, पापा हैं तो आप अपनी मम्मी को मिस करोगे, क्योंकि सेम सेक्स में तो कोई ना कोई एक बंदे को हमेशा मिस करेगा वो बच्चा। तो ये जो लीनियर रिडक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है ना, ये बच्चे के अंदर डेवलप होते चला जाएगा, जो स्टेट इंटरेस्ट के खिलाफ है। इन्होंने बोला आगे सर जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट है वो कहीं ना कहीं उनको सब्सटेंटिव राइट्स देता है कि वो एक यूनियन डेवलप कर सकते हैं। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा कि अगर यूनियन डेवलप करना है तो फिर ये शादी कैसे करेंगे? फिर ये यूनियन डेवलप होने का तो क्या मतलब है? व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से, आई डोंट नो, बट यूनियन डेवलप करने का क्या मतलब है? सीधे कह रहे हैं कि आप एक, ठीक है, दो लड़के आपस में रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, पर वो कब तक, बिना शादी के वो कब तक चला पाएंगे उस चीज़ को? लीगली रिकॉग्निशन नहीं रहेगा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कहना क्या चाह रहे थे। ठीक है, इस चीज़ को आगे बात करेंगे जजमेंट्स में कि आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको छोड़ के जाऊंगा, एक डाउट के साथ, कि आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या था। ठीक है, कुछ और बातें इन्होंने कही, सर मेल और फीमेल होना बहुत जरूरी है, 21 ईयर्स ऑफ जो भी सेक्शंस के आपके मैंने बात करी हिंदू मैरिज एक्ट के, और जो भी बातें मैंने पहले बताई आपको, वो सारी बातें इन्होंने कहा कि सर उसके अलावा कि जब स्टैट्यूटरी ओथ लिया जाता है तब उसमें हस्बैंड और वाइफ होना जरूरी है। अब मुझे एक बात बताओ, जो मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा था, हस्बैंड और वाइफ आप चलो ठीक है कह रहे हो, अब इसको लोग कह रहे थे LGBTQIA वाले जो पिटिशनर्स, उन्होंने कहा कि सर इसको पार्टी कर दो। अब जब ओथ लेने जाओगे तो पार्टी 1 कौन होगा और पार्टी 2 कौन होगा, पहले ये बताओ। लड़का लड़की कुछ तो आइडेंटिटी होना वहां पे बहुत बहुत जरूरी है। जैसे मैं हस्बैंड हूं, कोई वाइफ है, अब मैं कह रहा हूं पार्टी 1, तो पार्टी 1 कौन होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी? तो फिर वो तो समझ में नहीं आएगा ना कि आखिर शादी किसके किसके बीच हुई है, लड़के लड़के के बीच हुई कि लड़की लड़की के बीच हुई है, पता ही नहीं चल पाएगा ना। पार्टी 1 पार्टी 2 रहेगा तो स्पाउस 1 स्पाउस 2 रहेगा। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था इनकी बातों में। ठीक है, जो LGBTQI के पिटिशनर्स हैं, तो कुछ जजमेंट इन्होंने कहा, मतलब ये सारी बातों को उन्होंने रख के कहा कि सर हिंदू सक्सेशन एक्ट पूरा अनवर्केबल हो जाएगा, सक्सेशन का पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को अलाउ कर देते हैं, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को अलाउ कर देते हैं, तो होमोसेक्सुअलिटी की मैरिज को अलाउ कर देते हैं। तो बेसिकली मैं कहूँ तो लास्ट में इन्होंने कहा कि बाय डिक्लेयरिंग दैट नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स हैव अ राइट टू मैरी, ये कोर्ट कहीं ना कहीं एक नया सोशल रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज करेगा, जो सच अ डिक्लेरेशन बाय दिस कोर्ट कुड आल्सो प्रीएम्प्ट डिबेट्स ऑन दिस इशू इन द लेजिस्लेचर, जो लेजिस्लेचर में भी डिबेट कहीं ना कहीं क्रिएट करेगा। तो ये सारी बातें तुषार मेहता साहब ने कही। अब आपको समझ में आ गया हो कि मुद्दे समझ में आ गए, सबमिशन समझ में आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे कुछ और भी चीजें डिस्कस करी कि क्या क्यूरनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो अन इंडियन कॉन्सेप्ट है, क्या ये फिर अर्बन इलाइट्स का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ शहरों में ये चीजें हैं। उसके अलावा इन्होंने बात करी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को समझना बहुत जरूरी है। फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उसके बारे में बात करी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बड़ा वीडियो है, सिर्फ अगर मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या, कभी समझ में नहीं आएगा कोई चीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, एज ए इंसान आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज को कंटिन्यू करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक्स अ लॉट।